जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवजीएस पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो भारत का प्रधान नागरिक होता है, जो भारत का मुखिया होता है, हमारे देश का मुखिया होता है। जैसे हमारे घर में हमारे बाबा जी हमारे मुखिया होते हैं, हमारे पिताजी हमारे मुखिया होते हैं, इसी तरह हमारे देश का भी एक मुखिया होता है, एक प्रधान नागरिक होता है जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका पद क्या है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसमें महाभियोग कैसे लगाया जाता है, सारा पढ़ेंगे इसमें। और आर्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे, किस आर्टिकल के अंतर्गत इनकी नियुक्ति होती है, किस आर्टिकल के अंतर्गत इस पे महाभियोग लगाया जाता है। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को शुरू करें और बताते हैं पहले कि राष्ट्रपति का पद होता क्या है और राष्ट्रपति नियुक्त क्यों होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का पद एक गौरव का पद होता है, जो दोस्तों हमारे देश के मुखिया के रूप में होता है। तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भारत का प्रधान नागरिक कौन होता है, भारत का संवैधानिक पद किसे कहते हैं, भारत का सबसे आधिकारिक नागरिक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन बनता है भारत का प्रधान नागरिक कौन है, भारत का मुखिया कौन है, दोस्तों आपका पहला ही क्वेश्चन मिल जाता है, राष्ट्रपति हमारा जो होता है भारत का प्रथम नागरिक या प्रधान नागरिक या मुखिया होता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक या भारत का मुखिया किसे कहते हैं, भारत का प्रधान नागरिक कौन होता है, तो हमारा राष्ट्रपति होते हैं। अब दोस्तों, राष्ट्रपति की बात हुई तो राष्ट्रपति का पद एक, अगर कोई इंसान है वो हमारे देश का मुखिया है तो उसको बेसिकली एक पद दिया जाएगा। तो जो पद की बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आर्टिकल 52 हमारा दोस्तों बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जिनके लिए एक पद का सृजित किया गया। आर्टिकल 52 बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए। अब आर्टिकल 52 के बाद आता है दोस्तों आर्टिकल 53, जिसमें राष्ट्रपति, जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, उनका कार्य क्या है, उनके पास शक्ति क्या है। दोस्तों, ये हमारे जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, इनके पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेनाओं के ऊपर इनकी पूरी शक्ति होती है। तो आर्टिकल 53 उनको ये अधिकार देता है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या कार्य करने की शक्ति है और क्या उनके पास पावर दिया गया। तो दोस्तों, इसमें हम ये जो शक्ति की बात कही गई है, इसका एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें राष्ट्रपति की सारी शक्तियों के बारे में बताऊंगा, चाहे विधायी शक्ति हो गई, चाहे आपातकालीन शक्ति हो गई, उसके बारे में। अभी दोस्तों हम इनके बेसिक के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रपति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों, आर्टिकल 52 कहता है कि एक राष्ट्रपति का पद होना चाहिए भारत में, और आर्टिकल 53 कहता है कि इनके कार्य और शक्ति का विवरण दिया गया कि राष्ट्रपति के जो हमारा संविधान के अंतर्गत जो कार्य दिए गए हैं वो इनको आर्टिकल 53 के अंतर्गत ही करना है। अब आर्टिकल 53 के बाद हमारा आता है आर्टिकल 54 में दोस्तों निर्वाचन। अब यहाँ से तुरंत क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। पहला क्वेश्चन मिला। अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, क्या आम नागरिक भाग लेते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए निर्वाचन मंडल के द्वारा। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य और हमारा विधानसभा के सदस्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे हैं जहाँ विधानसभा की सीट है, दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के, यहाँ के सदस्य वहां की जनता का, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, वो हमारा नेतृत्व करेंगे इनके राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए। तो एक जैसे जहां का एक विधायक होगा वो अपने एरिया का नेतृत्व करेगा राष्ट्रपति चुनने में। तो दोस्तों, यहाँ से आप नोट करिएगा 3 आर्टिकल 53, 54, 52, 53, 54। 52 में पद है, 53 में कार्य शक्ति है और 54 में उनका निर्वाचन होता है कि किस प्रकार उनका निर्वाचन किया जाएगा। अब दोस्तों, 54 के बाद आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 कहता है कि कुछ निर्वाचन के नियम है, कुछ रीति है कि निर्वाचन कैसे होगा। तो दोस्तों, जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, पहला चीज पूछता है कि भारत के निर्वाचन की रीति क्या है। तो क्वेश्चन में आपको आंसर कई तरह से मिलेंगे। तो जो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो एक समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है। अब समान अनुपातिक का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ समान अनुपातिक का मतलब क्या है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के कई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं और उनको वोटिंग की गई। अब पहला चीज होना चाहिए कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव आपको जीतना है तो कम से कम जितने मत पड़ रहे हैं उसका 50% से प्लस वोट
आपका होना चाहिए, 50% प्लस 1 होना चाहिए, तभी आप जीतेंगे राष्ट्रपति का चुनाव। तो जो इनका अनुपातिक होता है वो इस वोट पे डिसाइड किया जाता है कि लोकसभा के सदस्य कितने हैं और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य कितने हैं। और दूसरा क्या था कि एकल हस्तांतरित मत पद्धति। अब एकल हस्तांतरित मत पद्धति क्या होता है दोस्तों? एकल हस्तांतरित मत पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें हम, जैसे मान लीजिए कोई विधायक जी वोट कर रहे हैं तो उसमें श्रेणी दिया जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब मान लीजिए वो उन्होंने 1 नंबर पे किसी को रखा, मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी हमारे इस समय राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने रखा, और दूसरे किसी और को रखा, तीसरे पे किसी और को। वो चाहते हैं कि पहले रामनाथ कोविंद जीते, दूसरे नंबर पे किसी और को रखें, तीसरे नंबर पे कोई और है जो राष्ट्रपति का कैंडिडेट है, चौथे नंबर पे कोई और है। तो मान लीजिए कि 2 लोग एक एक क्राइटेरिया, पहले चरण में कोई नहीं जीता पहले नंबर के, मान लीजिए इनका है कि रामनाथ कोविंद जीते, लेकिन इनका 50% मत नहीं हो रहा। अब दूसरे चरण की जब गिनती होगी तब वो देखा जाएगा दूसरे नंबर पे किस कैंडिडेट को ज्यादा चूज किया गया है। तो अगर दूसरे नंबर पे दूसरे चरण की काउंटिंग में वो आगे जाते हैं तो होगा, अगर दूसरे चरण में भी नहीं आगे होते तो तीसरे चरण की काउंटिंग होगी। इस प्रकार दोस्तों इसको कहते हैं एकल हस्तांतरित मत पद्धति, जिसमें वो नंबरिंग के थ्रू आप डिसाइड करेंगे नंबर 1 पे हम इनको चाहते हैं, नंबर 2 पे इनको चाहते हैं और नंबर 3 पे इनको चाहते हैं। और अप्रत्यक्ष होता है, जिसको मतलब अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि उसको छुपा के दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये सबको पता होता है कि विधायक जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं, वो पहले से डिसाइड रहता है कि वोट किसको करना है। तो ये हमारा आर्टिकल 55 कहता है निर्वाचन की जो रीति है, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो हमारा समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, ये किसके द्वारा वोटिंग किया जाता है, ये किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत केवल एक चीज है जिसमें एकल हस्तांतरित पद्धति के द्वारा वोटिंग की जाती है, वो हमारा राष्ट्रपति का होता है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 55। अब बात करते हैं आर्टिकल 56 की दोस्तों। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 अब मान लीजिए 52 में हो गया उनकी पद को दे दिया गया, 53 में उनकी कार्य शक्ति को दे दिया गया, 54 में उनका निर्वाचन हो गया, और 55 कहता है कि उनके निर्वाचन के जो रूल है वो दे दिया गया। अब आर्टिकल 56 आता है कि पद अवधि, जो हमारे भारत में राष्ट्रपति की पद अवधि रखी गई वो दोस्तों 5 वर्ष है। कोई भी राष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का भारत में होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है? पहला ऑप्शन रहेगा चुनाव जीतने के दिन से, दूसरा ऑप्शन रहेगा नामांकन के दिन से, तीसरा ऑप्शन रहेगा शपथ ग्रहण के दिन से, और चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति का जो 5 साल का कार्यकाल होता है दोस्तों, शपथ ग्रहण करने के दिन से स्टार्ट होता है। तो 5 साल का कार्यकाल हमारे यहाँ राष्ट्रपति का दिया गया है। अब दोस्तों और देशों में है कि राष्ट्रपति का चुनाव आप केवल 2 बार, जैसे हमारा यूएसए हो गया, यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव आप केवल 2 टाइम्स लड़ सकते हैं। यूएसए ऐसी कंट्री है और बहुत सारी कंट्री है जहां ये डिसाइड किया गया कि आप राष्ट्रपति का चुनाव केवल 2 बार लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में एक क्राइटेरिया अभी फिक्स नहीं है कि आप कितनी बार भी लड़ सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इनकी पदावधि। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताया गया कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसको कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, और वो कार्यकाल कब स्टार्ट होता है? जब वो शपथ ग्रहण के दिन से। अब आर्टिकल आता है 57 की पुनर्निर्वाचन। अब पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या है दोस्तों? पुनर्निर्वाचन का मतलब ये है कि अगर मान लो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है, उसके बीच में कि राष्ट्रपति का देहांत हो जाए या किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किया जाता है, जिसमें उस समय अगर राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल के अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति कार्यकाल दिया करते हैं। उनका राष्ट्रपति का कार्यभार सारा उपराष्ट्रपति संभाल। लेकिन क्राइटेरिया होता दोस्तों कि 6 माह, ये हमारा दोस्तों क्राइटेरिया रखा गया है कि 6 माह के अंतर्गत कि इनका चुनाव करा लेना चाहिए। जो हमारा राष्ट्रपति होंगे उनका 6 माह के अंतर्गत चुनाव हो जाना चाहिए। दोबारा चुनाव 6 माह के अंतर्गत करा लेना चाहिए, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बात करता है आर्टिकल 57। अब आर्टिकल 58 की बात होती है दोस्तों। अगर राष्ट्रपति होना है आपको, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है दोस्तों, तो कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है, कुछ योग्यता रखी जाती है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। पहला योग्यता जो है दोस्तों कि वो इंसान जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े वो भारत का नागरिक हो।
पहला चीज होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा चीज है दोस्तों जिसका एज क्राइटेरिया है 35 ईयर होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति के कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन में रहेगा 21 साल, 22 साल, 25 साल, 35 साल। तो मिनिमम ये एज है दोस्तों, मिनिमम एज है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपका मिनिमम एज 35 ईयर होना चाहिए। अब तीसरी योग्यता का बात करता है कि लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, मतलब वो लोकसभा का सदस्य बनने के लायक हो। अब चौथी बात कहता है कि किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पे होने का मतलब दोस्तों है कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हो, किसी प्रकार का जैसे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो वो ना कर रहा हो। तो दोस्तों अगर ये 4 पॉइंट देखें 1, 2, 3, 4, इसमें तो ऐसे हमारे लाखों नागरिक हैं जो भारत के चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर लाखों कैंडिडेट हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना लगे तो दोस्तों चुनाव होगा कैसे, इतनी विधाएं आ जाएंगी जिसका कोई हद नहीं। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया है, लेकिन एक सबसे बड़ी क्राइटेरिया है दोस्तों जो मैं बताना चाहूंगा कि इन चारों क्राइटेरिया के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो मैं बात करता हूं दोस्तों। ये कहता है आपके पास ये क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए कि भारत का नागरिक हो, 35 ईयर एज हो, लोकसभा सदस्य बनने और किसी लाभ के पद पे ना। तो दोस्तों भारत में तो ऐसे ही गिने चुने लोगों के पास सरकारी जॉब है। तो दोस्तों एक चीज और होता है कि इसके द्वारा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अब दोस्तों ये क्या है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसके सपोर्ट में कम से कम 100 विधायक या सांसद होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता किसी आम इंसान के अंदर तो ये क्राइटेरिया फॉलो कर लोगा, ये चारों क्राइटेरिया को क्लियर कर लेगा। कोई आम नागरिक है वो 35 ईयर का एज होगा, भारत का नागरिक, लोकसभा का सदस्य बनने के लायक है और किसी लाभ के पद पे नहीं, ये क्राइटेरिया तो फॉलो कर सकता है। लेकिन भाई किसी आम नागरिक का कोई 50 विधायक या 50 सांसद तो सपोर्ट करेंगे नहीं। मेन क्राइटेरिया ये होता है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 50 है 50 प्रस्तावक को दिया गया, 50 अनुमोदक को, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी इंसान राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है या कैंडिडेट है तो श्योरली डिसाइड हो जाता है कि दोस्तों वो राजनीति के क्षेत्र से ही है, कोई आम नागरिक नहीं हो सकता। तभी उसके 50 ये अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होंगे। तो दोस्तों ये हो गई हमारा राष्ट्रपति का योग्यता। आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति के योग्यता के बारे में बात की गई है। अब दोस्तों आता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या कहता है दोस्तों कि आर्टिकल 60 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अब शपथ वही चीज हो गया। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से स्टार्ट होता है। तो राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट का कार्यकाल दोस्तों हमारे जिस दिन वो शपथ लेते हैं उस दिन से उनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। अब दोस्तों ये हो गया शपथ। अगर हम बात करें राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को दोस्तों जो शपथ दिलाया जाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता। अब दोस्तों किसी कारणवश अगर ये हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के नहीं उपस्थित हैं तो इनके दौर पे जो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश होंगे, जो प्रधान न्यायाधीश होंगे, प्रधान न्यायाधीश, वो हमारा क्या करेंगे, राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। पहला कंडीशन होना चाहिए कि भारत का मुख्य न्यायाधीश अगर है तो वो शपथ दिलाएंगे। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो हमारे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश होंगे वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो आर्टिकल 60 तो हो गया शपथ के बारे में। अब दोस्तों आर्टिकल 61 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 61 दोस्तों जो है ये कहता है महाभियोग की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार पूछता है दोस्तों एग्जाम में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता। तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता। अब महाभियोग का मतलब क्या है दोस्तों, एक शब्द यहाँ लिखा गया महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है दोस्तों कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाए। हटाने का तात्पर्य है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपना कार्य जो है संविधान के अनुरूप अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगा के राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। अब दोस्तों पहला चीज है
एग्जाम में क्वेश्चन पूछता पहला कि महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल किसके अंतर्गत आती है, तो 61 आर्टिकल के अंतर्गत आती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत में किस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है। तो दोस्तों अभी तक हमारे भारत में बहुत खुशी की बात है, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के तहत उसको हटाया नहीं गया, किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। तो उसमें ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो आप गलती से भी दूसरे को मत मारिएगा, इनमें से कोई को नहीं क्लिक करिएगा। अब राष्ट्रपति के बाद अब हम महाभियोग की बात करते हैं। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो कैसे लगाया जाता है दोस्तों। अब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का है कि जो भी महाभियोग की प्रक्रिया होगी, पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जाएगी। जिस तरह आप कोई भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा रहा है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दोस्तों उनको बताया जाएगा, उनको सूचना दी जाएगी महाभियोग की प्रक्रिया लगाने की। अब दूसरा चीज होता है 14 दिन पूर्व दिया गया, और दूसरा चीज वो बिल पहले लोकसभा में पारित होना चाहिए और लोकसभा के बाद वो बिल राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए, तभी दोस्तों राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया होगी। अब दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जब पास होगा दोस्तों, तब हमारा ये क्या राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारे लोकसभा की सीट कितनी है और विधानसभा की सीट कितनी है। तो लोकसभा की सीट दोस्तों 552 है दोस्तों, और 426 सीट जो है ये हमारी विधानसभा की, जिसमें से दोस्तों 530 सीट जो है ये रहते हैं, और 2 सीट जो इसमें से रहते हैं एंग्लो इंडियन के लिए है दोस्तों। 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए है, एंग्लो इंडियन के लिए, और 20 सीट जो है दोस्तों इसमें से केंद्र शासित, ये केंद्र शासित के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये हो गया लोकसभा की सीट और विधानसभा की सीट। तो दोस्तों ये हमारा जो राष्ट्रपति से, अब हम बात करते हैं कि किस तौर पे और कहां से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत का प्रधान नागरिक या भारत का मुखिया कौन होता है। तो पहला ही ऑप्शन मिलना चाहिए आपको राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का जो पद है, जो पद की गरिमा है, जो पद दिया गया वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत आता है। दूसरा पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 54 के अंतर्गत। अब पूछता है दोस्तों राष्ट्रपति का पदावधि जो है वो कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। और जो इनका क्राइटेरिया रखा गया, मिनिमम एज 35 ईयर है, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम एज राष्ट्रपति का हमारे देश में कुछ भी नहीं रखा गया। वो 60 साल का भी हो सकते हैं, 80 ईयर का भी हो सकते हैं, 85 का हो भी सकते हैं, एक्सेट्रा 150 साल के होंगे तब भी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। मिनिमम क्राइटेरिया है 35, मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं दिया गया। दूसरा पूछता है कि राष्ट्रपति को शपथ का जो प्रावधान रखा गया किस आर्टिकल में रखा गया, 60 के अंतर्गत। कौन दिलाता है, हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है तो प्रधान न्यायाधीश। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल के अंतर्गत लगाई जाती है। तो राष्ट्रपति पे दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के अंतर्गत लगाई जाती है, जिसमें दोनों वो चीज बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। तो एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन दिया रहेगा राष्ट्रपति को सूचना कितने दिन पूर्व दिया जाता है, 16 दिन, 18 दिन, 14 दिन, 15 दिन। तो आपका ऑप्शन दोस्तों होना चाहिए 14 दिन पूर्व। ये दोस्तों हो गया बेसिक नॉलेज, जो राष्ट्रपति के आर्टिकल से, राष्ट्रपति से जो आर्टिकल बनते हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन आता है, इसमें हमने सारा बताया। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, चाहे वो विधायी शक्तियां हो गई, चाहे आपातकालीन शक्तियां हो गई या कार्यकारी शक्ति हो गई, उसके बारे में कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका राष्ट्रपति से रिलेटिव कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। दोस्तों जिस तरह से हमने इसको टेबल फॉर्म में बना के बताया, आप भी अगर एक बार इसको लिख के इसको 3 कैटेगरी में कर लेंगे, 52, 53, 54 और 55, 56, 57 और 58, 59, 60, आपको याद करने में आसानी होगा। 52 में पद है, 53 में कार्य शक्ति है, 54 में निर्वाचन है, 55 में निर्वाचन की रीति है। अगर निर्वाचन हो रहा तो नियम भी बनेगा। अब निर्वाचन हो गया, पद मिल गया तो उनकी कार्य अवधि रहेगी, डिसाइड होगा कितने साल का उनका कार्य अवधि है। अगर किसी कारणवश उनका देहांत हो जाता तो पुनर्निर्वाचन की प्रक्रिया दी जाएगी। उसके बाद कोई है एग्जाम क्वालिफाई करने की योग्यता होती है, ऐसे ही राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता दी गई है, योग्यता होनी चाहिए। शपथ है 61 में आपका महाभियोग है।
तो दोस्तों एक बार अगर आप इसको याद कर लेंगे, दोबारा लिख लेंगे, तो आपको कभी नहीं भूलेगा जिस फॉर्म में हमने इसको टेबल पे सजाया। और जितने भी पॉइंट बोले हैं दोस्तों वो आप याद रखिएगा। और आपका इससे बाहर राष्ट्रपति से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगले वीडियो में हम कार्यशक्ति के बारे में बता देंगे। तो राष्ट्रपति से जितना भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको वनडे एग्जाम में कोई सा भी हो, चाहे जो आप दीजिए, चाहे एसएससी का, चाहे यूपीएससी का, किसी भी का दीजिए, चाहे यूपीपीसीएस का, तो जो क्वेश्चन राष्ट्रपति से बनेगा आर्टिकल से लेकर वो आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल पे अभी नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।